नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मकदम, वेलकम और स्वागत है। जब से डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट के ओहदे पर वापस आए हैं, उन्होंने एक तरह से दुनिया भर की सियासत में तहलका मचा दिया है। अब अमेरिका यूक्रेन के खिलाफ नजर आ रहा है। यूरोपीय मुल्क अब अमेरिका को अपने दोस्त के तौर पर नहीं देख रहे। इजराइल के गाजा और लेबनान में नाकाम होने और ट्रंप के जरिए गाजा को खाली करने और फिलिस्तीनियों को जॉर्डन और मिस्र में बसाने की तजवीज़ के बाद अरब मुल्कों में भी बेचैनी बढ़ी है। अब शायद उन्हें ऐसा लगने लगा है कि हालात ने इसी तेज़ी से अगर करवट ली तो उनकी बादशाहतें खतरे में पड़ सकती हैं। इस सब के दरमियान रूस, चीन और ईरान जैसे मुल्क अब से पहले से बेहतर हालत में नज़र आ रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि क्या इन बदलते हालात में ईरान के लिए कुछ ख़ास मौक़ों के दरवाजे खुल रहे हैं? दुनिया की सियासत किस तरफ जा रही है? इस मौजू पर ईरान रेडियो हिंदी के सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अब्बास ने हाल ही में भारत के जाने माने इंटरनेशनल अफेयर्स के एनालिस्ट सौरभ कुमार शाही से बात की है, जो बहुत आंखें खोलने वाली है। आज हम आपको उनका ये इंटरव्यू ईरान रेडियो हिंदी की इजाज़त से आप तक पहुँचा रहे हैं। अब से पहले भी आपने सौरभ कुमार शाही का इंटरव्यू बहुत पसंद किया था। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं ईरान रेडियो हिंदी के सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अब्बास का सौरभ कुमार शाही के साथ इंटरव्यू। आखिर तक ज़रूर देखें। प्रेसिडेंट ट्रंप की खास स्टाइल और अप्रोच से यूरोप में मातम और हाहाकार का माहौल है। यूक्रेन पर डोनाल्ड ट्रंप का रुख यूरोप से इतना अलग हो गया कि अमेरिका रूस के साथ खड़ा नजर आने लगा। ज़ेलेंस्की विलेन बन गए और यूरोप मौका परस्त। ट्रंप की सोच यह है कि यूरोप अमेरिका की जेब ढीली करवा के यूक्रेन जंग का एजेंडा आगे बढ़ा रहा था और रूस को कमज़ोर करने और अपनी सुरक्षा को महफूज बनाने की कोशिश में था। अलबत्ता फ्रांस के राष्ट्रपति ने मीडिया के सामने ट्रंप को टोका और यह जाहिर किया कि उनकी सोच और सूचना दोनों गलत है। अब सवाल यह है कि अमेरिका नए चरण में रूस के साथ किस हद तक पेंच बढ़ाने की योजना बना रहा है। यूरोप का क्या हश्र होगा? नई परिस्थितियों में यूरोप में यह सोच मजबूत हुई है कि पिछला दौर अब वापस आने वाला नहीं है। सर एलेक्स जेंगर, MI6 के एक्स चीफ ने एक टीवी कार्यक्रम में साफ साफ कहा कि मुझे लगता है कि हम एक नए युग में हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय संबंध अब नियमों और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से नहीं बल्कि ताकतवर नेताओं और उनकी डील की बुनियाद पर तय होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की मानसिकता है और यही निश्चित रूप से पुतिन की मानसिकता है और यही शी जिनपिंग की मानसिकता है, मगर ये यूरोप की मानसिकता नहीं है। ये वो दुनिया है जिसमें हम जा रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि हम पहले वाली दुनिया में कभी वापस जाएंगे। अमेरिकी मीडिया के एक भाग और यूरोपियन मीडिया की रिपोर्टों और समीक्षाओं में इसी नज़रिए को अलग अलग तर्कों और तरीक़ों से पेश किया जा रहा है। कुछ गलियारे ट्रंप से यूरोप के समझौते की संभावनाओं की भी बात कर रहे हैं, लेकिन इन समीक्षाओं में कॉन्फिडेंस की कमी साफ नज़र आती है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप की वेस्ट एशिया पॉलिसी को लेकर भी बड़े पैमाने पर हलचल और डिप्लोमेटिक गतिविधियां देखने में आ रही हैं। सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र जैसे अरब देशों की क्या चिंताएं और उनके पास क्या विकल्प हैं? इन हालात में ईरान किस पोजीशन में है और उसके पास कौन से पत्ते हैं? आज रूबरू में हम इन पहलुओं पर नजर डालेंगे। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। तो आज रूबरू में हमारे मेहमान हैं सौरभ कुमार शाही साहब। हमेशा की तरह हम एक बार फिर कहेंगे कि किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे विषयों पर हमेशा हमको बड़ी सपोर्ट मिलती है और एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि क्या चल रहा है। तो आज एक बार फिर रूबरू में हमारे साथ हैं सौरभ कुमार शाही साहब। शाही साहब, जो ट्रंप ने जिस तरह की अप्रोच ली है यूक्रेन के मसले में और जैसे उन्होंने यूरोप की तौहीन और उनका अपमान किया, जैसा कि उन्होंने और दूसरों का भी अपमान किया है, उसके बाद यूरोप में जो हमें रिएक्शन देखने को मिल रहा है। एक हमने इंटरव्यू देखा MI6 के एक्स चीफ का
सर एलेक्स यंगर, उनका ये कहना था कि भाई वो ज़माना अब गुजर गया जो इससे पहले तक चला आ रहा था, हमें भूल जाना चाहिए, अब वो वापस नहीं आएगा। यानी इस पे उनकी बड़ा जोर था कि वो अब वापस आने वाला नहीं है, कि जब अमेरिका और यूरोप के बीच अलाइनमेंट था और हम डील कर रहे थे, और बल्कि ये कह रहे थे ग्लोबलाइजेशन जो चल रहा था और एक नेटवर्क बना हुआ था, वो चीज़ हमें भूल जानी चाहिए। लेकिन उसके अलावा कुछ मीडिया आउटलेट्स में इस तरह के आर्टिकल नज़र आए मुझे ऐसे भी, जिसमें लग रहा था कि नहीं, कहीं ना कहीं ट्रंप के साथ भी एक कोई समझौता हो जाएगा कि हम किस तरह से हैंडल करें इंटरनेशनल इश्यूज़ को, अपने अंदरूनी इश्यूज़ को भी, और यानी दो तरफा इश्यूज़ को भी और इंटरनेशनल इश्यूज़ को भी। मैं चाहता हूं कि आप इस पे थोड़ा रोशनी डालें कि क्या सूरत हाल है। देखिए, जो ये ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप डेवलप हुई कोल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, और उसने एंड्योर किया इतने साल, वो अगर आप उसमें से फसाड को अगर निकाल दें तो वो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप से ज्यादा उसकी कोई यानी उसका जो एक प्रारूप है, उसका जो एक ढांचा है, वो उसी तरह है जैसे एक मास्टर स्लेव रिलेशनशिप का होता है। तो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप जो होती है ना, उसके कुछ खासियत होते हैं जो अगर आपने बहुत क्लोजली उसको स्टडी नहीं किया है तो वो आपको चौंका सकती है। जैसे एक बहुत फेमस पॉलिटिकल फिल्म है भारत में, जिसका नाम है हजारों ख्वाहिशें ऐसी हो। उसमें एक सीन है जिसके बारे में उसमें बयान करते हैं कि गांव का जमींदार होता है और उसके बेटे ने किसी गरीब जो दलित परिवार की कोई लड़की है उसके साथ उसने कुछ गलत किया, तो वो पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है उसके घर पे दलितों की, और वो नारे लगाने लगते हैं और वो कहते हैं कि हम मार देंगे आपके बेटे को, और तमाम चीज हो रही होती है। जब ये सब चल रहा होता है, इस दरमियान में उस जमींदार को हार्ट अटैक आ जाता है, और वो जो भीड़ उसके बेटे और उनके जान की प्यासी थी, वही एक खाट को टेम्पररी वो बना के और उसके ऊपर उनको लाद के दौड़ती है अस्पताल की तरफ कि हमारे मालिक जो है वो महमूद है। तो ये बताता है आपको ये मास्टर स्लेव रिलेशनशिप के बारे में कि ये कैसे एक्ट करता है रियल लाइफ में। तो मैं ये ट्रांसएटलांटिक रिलेशनशिप जो है इसको इससे ज्यादा मतलब वो मैं उसी परिप्रेक्ष्य में इसको देखता हूँ कि वो नाराजगी होगी, वो तमाम चीजें होंगी, लेकिन वो लात मारने के बाद भी उस रिश्ते में अपने पोटेंशियल को तलाशना, वो आई थिंक इस रिलेशनशिप का ना एक कह सकते हैं फीचर है, वो बग नहीं। तो अगर फीचर है तो वो बार बार आपको देखने को मिलेगा, और वहां पर देखने को मिल रहा है अभी। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में तो ये जो फीचर है वो अपने आप को रिपीट करती रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म जो चीज है उसमें ये है कि यूएस एज अ वर्ल्ड पावर उसका डिक्लाइन हो रहा है, और वर्ल्ड पावर जब डिक्लाइन करती है तो वो अपने पेरिफेरी से सबसे पहले विड्रॉ करती है। मैं बार बार रोमन एम्पायर का एग्जांपल देता हूं। अगर आप रोमन एम्पायर के डिक्लाइन को देखेंगे तो सबसे पहले उसने क्या किया, उसने पेरिफेरी से विड्रॉ करना शुरू किया। यानी जो आज ग्रेट ब्रिटेन है, ब्रिटानिया का इलाका है या जर्मनिया का इलाका है, उससे उन्होंने विड्रॉ करना शुरू किया कि हम विड्रॉ करेंगे और हम छोटे से एरिया में जिसमें हैं उसको कंसोलिडेट करेंगे, लेकिन वो होता नहीं। तो सेम चीज यहाँ अमेरिका की देखने को मिल रही है कि चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो यूरोप हो, वहां से वो विड्रॉ करके वो अपनी सारी शक्ति जो है वो चाइना के खिलाफ लगाना चाह रहा है। और आई थिंक कि वो जो चेंज इन वो जो न्यू रिलेशनशिप जो है ना, उसके बर्थ पैंग्स हैं जो यूरोप के साथ हो रहा है। हालांकि अगर आप यूरोपियन पर्सपेक्टिव से देखें तो उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम है, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर यूक्रेन में अमेरिका की पूरे मदद से हम रशिया को अपने ऑब्जेक्टिव्स को गेन करने से नहीं रोक पाए, तो कल का सिक्योरिटी सिचुएशन क्या होगा अगर अमेरिका यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो क्या हम अकेले रोक पाएंगे, रूस को रोक पाएंगे? तो उसको लेके
ये अलग बात है कि वो एक कोऑर्डिनेटेड रिएक्शन नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि रूस के साथ हमें अच्छे संबंध करने चाहिए, तो फिर सिक्योरिटी का मसला ही नहीं रहेगा। जो कहते हैं कि नहीं, खर्चा करना चाहिए हमें और रूस के खिलाफ एक बड़े जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अभी वो कोई कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स उस पर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन धीरे धीरे आपको ये नजर आएगा कि ये ग्रैंड बार्गेन इनको रूस के साथ करना पड़ेगा, और रूस के साथ ही क्यों, इनको चाइना के साथ करना पड़ेगा, ताकि इनकी माली हालत और जो इनके सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स हैं दोनों में सुधार आता। शाहिद साहब, यूक्रेन के मसले में क्या अमेरिका और रशिया का जो एक अलाइनमेंट देखने को मिल रहा है, एक जैसी सोच देखने को मिल रही है, यूरोप से बिल्कुल ही अलग, तो क्या ये खाली यूक्रेन के मसले को निपटाने की हद तक है, या आपको लगता है कि और भी इश्यूज में ट्रंप के अमेरिका और रशिया के बीच हमें कोई कोऑपरेशन देखने को मिलेगा, कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा? देखिए, अगर यूरोप का भी रिस्पांस आप इस पे देखें ना, तो वो मुत्तहिदा तौर पे तो कोई रिस्पांस नहीं है, क्योंकि यूरोपियन रिस्पांस अगर बात करते हैं तो एक तरफ रिस्पांस है लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस का, पर दूसरी तरफ स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया, उनके जो रिस्पांस हैं वो अलग हैं। वो इन देशों से, जो ये बाकी जो ममालिक हैं उनसे बिल्कुल अलग उनका रिस्पांस है, और वो सपोर्ट करते हैं ये इस तरह के एंगेजमेंट का जो रूस के साथ है। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि क्या अमेरिका और रशिया का, मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ कि जहां तक अमेरिका का सवाल है, तो अमेरिका ने, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो बेसिकली वो हेनरी किसिंगर के प्लेबुक से वो चैप्टर निकाल रहे हैं जो उन्होंने साइनो सोवियत स्प्लिट के वक्त किया था, जब उन्होंने चाइना और सोवियत यूनियन के बीच जो एक कह सकते हैं कि एक फिसर था, यानी एक दूसरे पे जो एतमाद नहीं था उनको, या एक तलखी जो थी, उसको उन्होंने यूटिलाइज किया और चाइना को सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में उन्होंने खड़ा कर दिया। अब वो वही प्लेबुक रशिया के साथ उल्टा करना चाह रहे हैं, जब वो चाह रहे हैं कि वो चाइना के खिलाफ रशिया को दोनों के बीच फिसर लाए और खड़ा। हालांकि जैसा वो हमारे अपने लोकोक्ति में भी, यूपी बिहार में हम कहते हैं, वो काट की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती। तो ना तो पुतिन इतने सादे आदमी हैं कि उनको ये नहीं दिख रहा है, और ना ही सी जिनपिंग इतने सादे हैं कि उनको नजर नहीं आ रहा है। तो वो कोशिश अल्टीमेटली अमेरिका की वही है कि रशिया को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लेके आए और चाइना के अगेंस्ट उसको खड़ा करें। लेकिन अमेरिका के अंदर भी जो डीप स्टेट है वो इसको लेके उनका ये कोई मुत्तहिदा रिस्पांस तो है नहीं। लोग ये समझ रहे हैं कि ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पांस था। अगर ट्रंप हार जाते हैं अगला चुनाव, हार जाते हैं मतलब सॉरी, अब तो वो लड़ ही नहीं सकते, तो जब वो राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो रिपब्लिकन ही एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ना हो सकता है अगली बार कोई रिपब्लिकन ही जीतता है, लेकिन उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नहीं, उसके जरूरी नहीं है कि वो उसको फॉलो करे। तो एक चीज वहां पे है। दूसरा ये है कि चाइना, जैसे आप अगर कोशिश कर रहे हैं कि रशिया को अपनी स्फीयर इन्फ्लुएंस में लाके और चाइना के साथ उसका तफरका बढ़ाएं, तो चाइना भी तो ये कोशिश करेगा कि यूरोप और आपके बीच जो तफरका है उसको एक्सप्लॉइट करके और ग्रैंड बार्गेन करे, है ना। जैसे ये बहुत बड़ा एक अभी अपॉर्चुनिटी ईरान के पास है कि मैं जब भी ईरानियन बड़े ऑफिसर से मिलता हूं तो हमेशा मुझे कहते थे, क्योंकि मैं यूरोप में थिंक टैंक में काम करता था पोलैंड में, तो जाहिर है कि वो यूरोप को लेके वो मुझसे बार बार कहते थे कि मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा है कि हमने चेक रिपब्लिक, पोलैंड, इनका क्या बिगाड़ा है, ये हमसे क्यों इतनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। सिर्फ अमेरिका के कहने पे दुश्मनी हमसे निकाल रहे हैं, वरना इनको सस्ती गैस और वो तमाम चीजें जो इनको रशिया ब्लैकमेल करता है वो हमसे ले सकते थे। तो अब यूरोप के लिए भी मौका आ गया है कि वो ये ग्रैंड बार्गेन ईरान के साथ, रशिया के साथ, चाइना के साथ, इनके साथ अपना बार्गेन करे। जब भाई अमेरिका अपनी इंटरेस्ट देगा तो आप अपनी इंटरेस्ट देखिए। तो अमेरिका क्यों कर रहा है ये तो सबको समझ में आ रहा है, लेकिन इसका काउंटर भी तो हो सकता है कि ईरान और चाइना जैसे देश जो हैं वो अपना ग्रैंड बार्गेन करें, वो बिल्कुल ही वही हेनरी किसिंगर के खेल को उसके अमेरिका के ऊपर खेलें और यूरोप के साथ अपने संबंध जो है वो ठीक करें। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये गाड़ी चल पड़ी है,
अब देखते हैं ये कि कहाँ पे जाके ये ठहरती है और क्या सिनेरियो बनता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आगे जाके समझ में आएगा कि देखते हैं उसका रिज़ल्ट क्या होगा। शाही साहब, मैं चाहता हूँ कि हम वेस्ट एशिया के बारे में ट्रंप की जो अप्रोच है सऊदी अरब के सिलसिले में, सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका के दौरे पर गए हैं और उन्होंने वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर से बात की है। तो एक ये देखने में आ रहा है कि सऊदी अरब कोशिश कर रहा है कि रक्षा रिश्ते जो हैं वो मजबूत हो जाएं और एक तरह से गारंटी ले ले अमेरिका सऊदी अरब की हिफाजत की। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि सऊदी अरब में जो एक अनऑफिशियल मीटिंग हुई, ये पर्शियन गल्फ कोऑपरेशन जो काउंसिल है उसकी, प्लस इजिप्ट और जॉर्डन की, उसमें एक जो बहुत ज़्यादा खबरें तो उसकी नहीं आ पाई, बहुत डिटेल बातें नहीं आ पाई, लेकिन एक ये आया कि जो ट्रंप का गज़ा के सिलसिले में मंसूबा है उसे नाकाम करने के लिए क्या किया जाए, इस पे एक सहमति बनी है। यहाँ तक कुछ खबरें जॉर्डन की मीडिया में मैंने देखी कि जॉर्डन को एक एश्योरेंस मिला है सऊदी अरब से कि अगर अमेरिका आपकी वो एड रोक देता है तो वो सऊदी अरब किसी न किसी तरह से उसका बंदोबस्त करेगा। आप क्या देखते हैं कि ये मुल्क किस तरह की स्ट्रेटेजी ले रहे हैं? क्या ट्रंप प्रशासन में पूरी तरह से जाके उसकी गोद में बैठ जाना चाहते हैं, या उनको भी ये डर है कि कभी जब वो यूरोप के साथ उसने इतना बड़ा घात किया है तो इनको भी कभी भी धोखा दे सकता है, तो अपना इन्होंने अलग भी रास्ता चुना है? आपके सामने क्या पिक्चर है? देखिए, अगर मैं ये पर्शियन गल्फ के जो ममालिक हैं और उसके साथ में अगर आप ये दो इजिप्ट और जॉर्डन को जोड़े हैं तो जो मेरा असेसमेंट इनके रिएक्शन को लेके है वो ये है कि ये जो एक मुत्तहिदा फ्रंट, जो एक महाज इन्होंने बनाया है ये ट्रंप के प्लान के अगेंस्ट में, ये इन्होंने कोई गुड फेथ में नहीं बनाया, ये डर के बन रहा है। गुड फेथ इनका क्या है वो तो आपने बॉब वुडवर्ड वाली किताब में पढ़ ली होगी, जब ब्लिंकन पिछले साल दौरा कर रहे थे इस खित्ते का, और तो उन्होंने उनकी जो भी क्लोज डोर मीटिंग हुई है उसकी तमाम डिटेल्स उन्होंने बॉब वुडवर्ड को उनकी किताब में दी है, जिसमें चाहे वो MBS हो, चाहे वो MBZ हो, चाहे वो जॉर्डन के किंग हो, चाहे इजिप्ट के सीसी हो, सबने ये कहा है कि उनको कोई बहुत ज्यादा फर्क जो है वो गजा से नहीं पड़ता और हमास को वो डिफीटेड देखना चाहते हैं। लेकिन ये भी उसमें वो कह रहे हैं कि भाई हमारे ये तमाम जो ममालिक हैं इनमें किसी में 60%, किसी में 70% जो पॉपुलेशन है वो 25 साल के नीचे के लोगों की है, और दे केयर अबाउट गजा एंड दे केयर अबाउट हमास। तो उनको ये लगता है कि अगर इस तरह से दूसरा क्लिंजिंग, एथनिक क्लिंजिंग अगर गजा का होता है, ये दूसरा नकबा होता है, और अगर उनके नाक के नीचे ये नकबा होगा तो हो सकता है कि इन ममालिक में जहां पर कि जो खुद में एक रिप्रेसिव रिजीम से सारे के सारे इनमें से, इन ममालिक में हो सकता है कि एक रद्द अमल जो है वो उन यंग लोगों के तरफ से आए और शायद फिर इनकी अपनी जो ये स्ट्रक्चर है वो चरमरा जाए। तो उस स्ट्रक्चर की हिफाजत के लिए ये महाज जो है आपको देखने को मिले। ये कोई गुड फेथ में नहीं, ऐसा नहीं है कि इनके दिल में बड़ा कोई चाहे वो फिलिस्तीनी हो, चाहे वो गजा के यानी हमास हो, या उनके लिए कुछ है। तो एक तो ये है। दूसरा ये कि जो सिक्योरिटी गारंटी वाली बात है, अमेरिका जो एक सऊदी को 4 साल पहले जिस तरह की सिक्योरिटी गारंटी चाहिए थी, आज उसको अव्वल तो वो सिक्योरिटी गारंटी उस तरह की चाहिए, क्योंकि ईरान के साथ संबंध अच्छे हो गए हैं, और इस कदर अच्छे हो गए हैं ईरान के साथ संबंध की वो पिछले 2-3 सालों से वो इंड्योर कर रहा है, यानी एक जो तलखी पहले थी वो अब खत्म होती दिख रही है। तो एक तरीके से ईरान को लेके वो मुतमईन भी है कि संबंध अच्छे बन रहे हैं। दूसरा तो एक तो इसलिए भी उनको इमीडिएट जो वो सिक्योरिटी की जरूरत थी वो नहीं। एक दूसरी चीज ये भी है कि उन्होंने यूक्रेन हो, चाहे यहाँ गजा में जो जंग हुए, पूरे खित्ते में जो अभी वेस्ट एशिया में जो जंग चल रही, उससे उन्होंने देख लिया कि भाई अमेरिका जितनी पॉसिबल मदद इजराइल की कर सकता है कर रहा था, लेकिन फिर भी ना तो उसके कोई स्ट्रेटेजिक गोल अचीव हुए, और जब भी जिसको भी मन किया उसने आराम से हमला किया इजराइल पे और वो उसको नहीं लगता। तो सऊदी को ये लगता है कि अगर
वो नहीं रोक पाए, या हुतीज ने सक्सेसफुल कैंपेन जो है रेड सी में किया, सीज किया, तो क्या जब अगर हुतीज से उनकी लड़ाई होती रहती है अंसारुल्लाह से, और हुतीज चाहेंगे कि मैं एक्चुअली में सही में उनके ठिकानों को टारगेट करूं, तो क्या वो रोक पाएगा? अमेरिका नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जब आप वो सीज को नहीं रोक पाया, वो इजराइल में अटैक होने को नहीं रोक पाया, तो सऊदी में कहां करें? तो वो चीज उनको समझ में आ गई। तो ये भी उनको समझ में आ गया है कि इसीलिए बेहतर ये है कि हम किसी तरह का एक, जिस तरह से ईरान के साथ हमने अपने संबंध अच्छे किए हैं, उस तरह के संबंध हम अंसारुल्लाह के साथ भी करें, या इस तरह से एक ये फीलिंग आ रही है, डेवलप हो रही। तो उस तरह का जो डिपेंडेंसी नहीं है, अव्वल। दूसरा ये कि अगर एड के ना मिलने से जॉर्डन कोलैप्स करता, देखिए इजिप्ट बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वो कोलैप्स नहीं कर सकता, लेकिन खैर उसकी भी स्थिति खराब हो सकती है अगर एड ना मिले तो क्या होगा? ये जो दोनों रेजीम हैं, ये तो प्रो अमेरिकन प्रो इजरायली रेजीम है। अगर ये रेजीम कोलैप्स करती है और इसके जगह पर इख्वानुल मुस्लिमीन जो है उनका कब्जा होता है दोनों जगह पे, तो वो क्या आपको लगता है कि फिलिस्तीन को लेकर उनकी क्या पॉलिसी बने? तो ये डर जो है, ये सिर्फ ये इनको ही नहीं है कि यानी ये जो अपने किंग हैं हुसैन हैं उनको, और अहम पॉइंट है, सीसी को ये डर नहीं, हाँ बहुत अहम पॉइंट, सिर्फ इनको ही ये डर नहीं है, ये डर सबको है, वेस्ट को भी है कि अगर वहां पे हो जाएगा फिर तो इसराइल के अराउंड सीज लग जाएगी, यानी चारों तरफ वो मालिक आ जाएंगे जो चाहेंगे कि उसका खात्मा हो जाए, यानी वो हुकूमतें आ जाएंगी। तो उर्दून में हो चाहे मिस्र में हो, रजीम को बचा के रखना उस जो वहां रजीम में है उनके लिए जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट वो इसराइल और अमेरिका के लिए, क्योंकि उर्दून से वेस्ट बैंक को इमीडिएटली मिलिटराइज किया जा सकता है। थोड़े लेवल पे मिलिटराइजेशन हुई भी है, जो हम देख रहे हैं अभी बार बार, जो एक जंग सी स्थिति वेस्ट बैंक में बनी हुई है जिस तरह से करता। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ट्रंप ने जो ये शगुफा छोड़ा है उसमें प्राइमरी रीजन ये है कि वो ये चाहता है कि ये जो चीज जो पूरी मोरीबंद थी, ये स्टेटस को था, उसमें एक किसी तरह की हरकत जो है वो आए, और आई थिंक उसमें वो सक्सेसफुल। अभी तो उसने परसों बयान में कह दिया कि मैं इंपोज नहीं करूंगा गाजा में, सबको पता है कि वो नहीं होता। अगर आप आर्म्स से नहीं निकाल सकते तो डिप्लोमेसी से तो नहीं निकाल पाएंगे ना। लेकिन वो जो कहते हैं ना हम अंग्रेजी में कि टू सेट द कैट अमंग द पिजन, वो कबूतरों के दरमियान में आपने जो है वो एक बिल्ली को छोड़ दिया, वो उन्होंने कर दिया। तो उससे एक वाइटैलिटी एटलीस्ट दिख रही है कि अब यूरोप और पर्शियन गल्फ के ममालिक जो है ये बात कर रहे हैं कि हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करेंगे फ्रांस में, अभी वो उसके डेट्स जो आने हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन को किस तरह से एक्सपेडाइट किया जाए। यानी जिन चीजों पे आज से 7 अक्टूबर 2023 से पहले बातचीत जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई थी, उन चीजों पे एक हरकत आपको नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि प्रोबेबली वही आइडिया भी था ट्रंप का कि हम मिडिल ईस्ट से पुल आउट करें और वो जो सारे रिसोर्सेज हैं वो चाइना के अगेंस्ट में हम उसको करें। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप इस तरह की कोई ऐसी चीज बोल दें जिससे हर जगह जो है वो खलबली मच जाए। और आई थिंक उसमें अगर वो उनका, हालांकि उनके दिमाग को कोई पढ़ नहीं सकता, समझ में नहीं आता कई बार कि वो बेवकूफाना हरकत से वो कोई चीज बोल रहे हैं या वो स्ट्रेटेजिक पर्पस से बोलता है। कई बार दोनों चीज एक होती है, पर्पस अलग होता है। लेकिन अगर वो पर्पस था तो वो तो सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। शाही साहब, हम ये देखते हैं कि अरब कंट्रीज़ जो हैं उनके यहाँ अब कम से कम ये 2 पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर हैं। एक तो ये कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, अलबत्ता ये चीज़ पहले भी थी, पता नहीं क्यों ये ज़बरदस्ती भरोसा किए हुए थे। एक बात, वो कभी भी धोखा दे देगा। दूसरी चीज़ ये कि एक्चुअली अमेरिका में अब उतनी पावर नहीं रह गई है, वो उतना कैपेबल नहीं है कि कोई भी किसी रीजनल सतह का कोई डेवलपमेंट है तो वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसे जो रुख चाहे दे दे। ये गज़ा में आपने भी तफसील से बताया। ऐसी सूरत हाल में सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्तों की उनका फ्यूचर क्या होगा? किस तरह के रिश्ते देखने में आएंगे? देखिए, अगर आप हिस्टोरिकली पढ़ेंगे जो नेशन स्टेट्स का राइज एंड डिक्लाइन हुआ है, एम्पायर्स का राइज एंड डिक्लाइन हुआ है, तो जो डिक्लाइनिंग एम्पायर है ना, जो डिक्लाइनिंग एम्पायर है उसके
तीन पहलू हैं, या कोई एम्पायर के तीन विंग्स होते हैं। एक तो जो हम सॉफ्ट पावर कहते हैं, एक है जो हार्ड पावर। पर हार्ड पावर में दो चीज होती है, एक है कि दूसरे जगह अपने आइडियाज को इंपोज करवा लेना, और सेकंड है कि इंपोज तो नहीं करवा पाने अपने आइडिया को, लेकिन अनलिमिटेड पेन एंड ट्रॉमा डाल सकना। तो अपने आइडिएशन को इंपोज करना, जब एम्पायर डिक्लाइन कर रहा होता है ना, तो अपने आइडिएशन को इंपोज करवाना वो सबसे मुश्किल, सबसे पहले जो है वो शक्ति आपकी जाती रहती है, वो कुव्वत आपसे निकल जाता है। तो अमेरिका की वो कुव्वत तो बिल्कुल निकल गई है कि वो किसी, जैसा आपने अभी फरमाया कि बिल्कुल किसी भी खित्ते में अपने आइडिएशन को इंपोज कर। लेकिन दो चीज बचती है। सेकंड ये कि अमेरिका इज एक्सट्रीमली कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रॉमा एंड पेन, जैसा कि उसने गजा में किया, इजराइल के थ्रू किया, पर उसने किया। यानी उसमें वो ताकत है कि अपनी बात तो वो नहीं मनवा सकता, लेकिन पेन आप पे एग्जर्ट कर। तो जब आप पेन एग्जर्ट कर सकते हैं तो एक पॉइंट आता है कि जिसके बाद आप पेन को एग्जर्ट करने से आपको स्ट्रेटेजिक गेन जो है वो अचीव होनी बंद हो जाती है। जो हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, जो हमारे दर्शक जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ये होता है कि आप कोई चीज की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे घटती जाती है। जब पहले आपको बहुत जोर से भूख लगी होगी तो पहला सेब आप खाएंगे तो उस सेब की बहुत वैल्यू होगी आपके लिए, फिर दूसरी सेब की वैल्यू पहले से घट जाएगी क्योंकि ऑलरेडी आप थोड़ा सा ट्रिप हो चुके हैं। तो ये चीज पावर प्रोजेक्शन में भी होता है। हो ची मिन ने बहुत एक अच्छा एक लाइन कहा था इसको लेके वियतनाम वॉर के बारे में, यू विल किल 10 ऑफ अस, आई विल किल 1 ऑफ यू, बट एट द एंड यू विल बी टायर्ड फर्स्ट। तुम हमारे 10 को मारोगे, हमें पता है हम तुम्हारे एक को ही मार पाएंगे, लेकिन अंत में तुम मुझसे पहले थक जाओगे। तो वो थकान के तरफ अमेरिका बढ़ रहा है। यानी अभी भी वो डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट है, डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है, लेकिन वो थकान के पॉइंट पे अब पहुंचने को है, वक्त लगेगा। तो ये डिक्लाइनिंग पावर है। और जो सॉफ्ट पावर है वो सबसे देर तक चलती है। जब अमेरिका का डिक्लाइन भी हो जाएगा तो उसकी सिनेमा अगले 30 साल तक चलती रहेगी, दुनिया उसके सिनेमा को देखते रहेंगे, उसके लिटरेचर को पढ़ते रहेंगे, कोका कोला लोग पीते रहेंगे, हैं, वो और देर तक चलती है। तो वो फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी हम देख चुके हैं, सेकंड स्टेप में हम पहुंचे हुए हैं। तो इसीलिए चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कोई हो, उनको ये समझ में आ गया है कि अमेरिका से अब उनको अच्छे संबंध बना के रखना सिर्फ इसलिए है कि उनके खिलाफ वो वायलेंस का इस्तेमाल ना कर बैठे, इसलिए नहीं है कि वो उनको बचा पाए। तो वो उस जगह से रिलेशनशिप जो है पिवट कर दे। अब आपसे हमको सिर्फ बस अमेरिका ये ना कर दे कि तेल को डिस्टर्ब कर दे, हम पे सैंक्शंस लगा दे, अब अच्छे संबंध इसलिए बना दें। अमेरिका उनकी हिफाजत नहीं कर सकता, ये अब मुझे लगता है कि कितना भी वो हो साइकोफेंसी से घिरे हों, लेकिन आई डोंट थिंक कि एमबीएस को भी अब चीजें अब उनको समझ में आने लगी होंगी कि उसके लिए अब अमेरिका बहुत ज्यादा कैपेबल है। आप क्या देखते हैं कि इन हालात में क्या इन देशों के बीच में कोई रीजनल अलायंस का मतलब वैसे तो एक काउंसिल है, पर्शियन गल्फ काउंसिल पहले से मौजूद है, उनमें आपस में बहरहाल कुछ ना कुछ इख्तलाफ भी हैं, देखने में आते हैं, लेकिन इससे और ज़्यादा ब्रॉडर सतह पे क्या आपको लगता है कि कोई बनने के इम्कानात हैं? ज़रूरत तो सभी को है, यानी ज़रूरत ये देश चाह रहे हैं, ईरान जैसे मुल्क की पॉलिसी है कि क्षेत्रीय मामलों को क्षेत्र के भीतर हल किया जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि क्या कहीं से कुछ इशारे इस तरह के आपको नजर आते हैं या अभी सन्नाटा है? नहीं, ये चाहते तो हैं कि एक कुछ अलायंस बन जाए, मतलब दिखाने के लिए ही सही, पर वो अलायंस कितना इफेक्टिव रहेगा उसको लेके चर्चा हो रही है। देखिए एक चीज इसको इस रीजन में आप समझे, पर्शियन गल्फ में ये जो तमाम ममालिक है ना, ये जो मुझे इकबाल का वो शेर याद आता है कि जो साके नाजुक पे आशियाना होगा नापाहेदार होगा, वो ये लिटरली रेत पे बने, मतलब अंग्रेजी में जिसको हम कहते हैं कि लिटरली एंड अदरवाइज, ये रेत पे ही ये टिका हुआ है। ये वन सिटी नेशंस हैं ये सारे के सारे।
जिनकी इकोनॉमी एक चीज पे चलती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दुबई हो चाहे शारजाह हो, कितना बड़ा भी अलायंस अमेरिका के साथ कर लें, 4 रॉकेट अगर इन पे गिर जाएंगे तो क्या लगता है कि कितने मिलियन लोग एयरपोर्ट की तरफ भागेंगे वहां से जाने के लिए? इकोनॉमी का क्या हाल है? खाली हो जाएगा ना। तो अच्छा, आप देखें ना कि कितनी बड़ी बड़ी बातें सऊदी अरब करता था। अरामको पे एक बार अटैक हुआ तो मतलब बिल्कुल फिंगर ऑन द लिप्स, जैसे बच्चा स्कूल में जाता है वैसे करके तैयार हो गया। उसके बाद ही तो इन्होंने ये चाइना से अप्रोच किया ना कि हमें अच्छे संबंध हमारे बनवा दीजिए लोगों। तो ये चीज कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो ममालिक हैं, जो बिल्कुल ही रेत पे बने हुए ममालिक हैं, ये इनकी रीजनल सिक्योरिटी तभी हो सकती है जब रीजन के बाकी जो दूसरे लोग हैं, उसके पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके साथ आप अच्छे संबंध बना के रखें और नॉन इंटरफेरेंस की एक पॉलिसी रखें। बाहर से आके कोई पावर जब वो यूक्रेन को नहीं बचा पाया, जब वो इजराइल को नहीं बचा पाया, तो आप 2 मिसाइल गिरने वाले कंट्री हैं, आप मुझे नहीं लगता कि आपको अमेरिका बचा पाएगा। बेसिस तो अभी भी हैं और कहाँ बचा पा रहा है। तो आई डोंट थिंक उसकी कोई बहुत ज्यादा अहमियत है। हालांकि लेकिन सबको राइट है कि वो अपने डिसीजन ले, तो वो अपनी डिसीजन ले। शाहिद साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे, इन हालात में ये जो सारे नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इस बीच में आप ईरान को किस पोजीशन में देखते हैं? क्योंकि ईरान भी बड़ी अहम जगह पे है, ये इलाका बड़ा डेवलपमेंट्स के बिल्कुल सेंटर में है। जी, मुझे लगता है कि ईरान, जैसे मैंने यूरोप वाले सवाल में भी कहा कि ये ईरान के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो ग्रैंड बार्गेन कर किसी से कर ले, अमेरिका से भी कर ले या यूरोप से कर ले। अमेरिका अगर देखेगा कि यूरोप के साथ आप ऑलरेडी ग्रैंड बार्गेन कर रहे हैं, तो अमेरिका खुद तैयार हो जाएगा ग्रैंड बार्गेन। क्योंकि ये देखिए, जुआरी है ना, ये जो ट्रम्प है ये उस तरह के हैं जिस तरह से हमारे यहाँ जो है जुआरी होते हैं। तो जो जुआ खेलते हैं उनको ये लगता है कि वो अपने मैक्सिमलिस्ट पोजीशन पे होते हैं, लेकिन अगर उनको ये लगता है कि हम पैसे इसमें हार जाएंगे तो फिर वो अपने पोजीशन से नीचे आते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो ये U3 है, इनके साथ हालांकि मुज़ाकरात अभी हुए हैं, कुछ जेनेवा में भी और बाकी जगहों पे हुए थे। अभी थोड़ा गैबाना तौर पर पीछे बातचीत हो रही है, लेकिन ये है कि उसको अगर ये डिलीवर कर लें, यानी उस ग्रैंड बार्गेन को ये सिक्योर कर लें, तो मुझे लगता है अच्छा, अभी टूल्स भी हैं ईरान के पास बहुत सारे ना, चाहे वो चीप गैस का मामला हो, क्योंकि इनको गैस भी चाहिए इन कंट्रीज को, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है महंगे गैस खरीदने पे, तो उसके साथ अगर वो इस तरह के डील कर सकते हैं, और अब उनको जरूरत है तो वो इस पे गुड फेथ में भी आएंगे, अभी तक तो बैड फेथ एक्सेस थे। तो मुझे लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म फायदा सबको होगा, ईरान को भी है और यूरोप को भी है। और आई थिंक चाइना के साथ भी जो ईरान के संबंध है, उसमें भी ईरान का हाथ और मजबूत होगा अगर चाइना को ये लगेगा कि अमेरिका उसके खिलाफ एक मोर्चा खोलने वाला है, एंड चाइना विल थिंक इट नीड्स एलाइज। तो उससे क्या होगा कि ईरान का हाथ भी इस रिलेशनशिप में और मजबूत होगा। तो देखते हैं कि इसको किस तरह से टैकल किया जाता है, पर मुझे ये लगता है कि बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी अराइज हुई है, एंड मुझे लगता है कि ईरान को इसको ग्रैब करना चाहिए। तो शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत विस्तार से आपने चीज़ों को समझाया और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी, अच्छा एनालिसिस पेश किया। धन्यवाद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की आज की पेशकश आपको कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।